Welcome to this Concept Explainer, brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूनिट 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हम इसके इंट्रोडक्शन को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम सेफ तरीके से। चलो एक बिल्कुल सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एक कॉपर वायर में से करंट फ्लो करता है, ये तो मतलब सबको पता है। लेकिन वही सिंपल सी वायर पास रखी एक कंपास की सुई यानी मैग्नेटिक नीडल को बिना छुए हिला कैसे सकती है? दोनों में आखिर कनेक्शन क्या है? हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता है। करंट तो वायर के अंदर बहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। वो वायर के बाहर रखी एक चीज पर वो भी दूर से फोर्स कैसे लगा सकता है? ये थोड़ा अजीब सा लगता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसी अजीब लगने वाले प्रिंसिपल पर एक बहुत पावरफुल चीज काम करती है। हॉस्पिटल्स में जो MRI मशीन्स होती हैं, जिससे डॉक्टर्स बॉडी के अंदर तक मतलब बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं, उसके पीछे भी यही सेम फंडामेंटल आइडिया है, एक तार में बहता हुआ करंट। एक मिनट, एक मामूली सी कॉपर वायर और एक इतनी कॉम्प्लेक्स MRI मशीन, इनका बेसिक प्रिंसिपल सेम है। लेकिन एक वायर का असर तो बहुत बहुत कम होता होगा और MRI मशीन वो तो बहुत पावरफुल होती है। ये स्केल अप कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, स्केल अप करने के लिए हम एक सिंगल वायर की जगह वायर को लाखों बार लपेटकर एक कॉइल बना देते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हर लपेटे का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो जुड़ जाता है और एक बहुत पावरफुल फील्ड क्रिएट हो जाता है। MRI में तो सुपर कंडक्टिंग वायर्स यूज होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है ताकि फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन कोर आइडिया वही है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये सब एक ही सिंपल आइडिया का कमाल है। अब समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ, तो इसका कोर आइडिया बिल्कुल जीरो लेवल पर बहुत सिंपल है। जब तक एक इलेक्ट्रिक चार्ज आराम से बैठा है यानी स्टैटिक है, वो अपने चारों तरफ सिर्फ एक चीज बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही वो चार्ज चलना शुरू करता है यानी मूव करता है, तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक नई चीज पैदा करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो सारा खेल चार्ज के मूव करने का है। मतलब रुका हुआ चार्ज अलग तरह से बिहेव करता है और चलता हुआ चार्ज बिल्कुल अलग। उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। एग्जैक्टली, प्रॉपर्टीज बदल नहीं जाती, एक नई प्रॉपर्टी सामने आ जाती है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं, ट्रैफिक फ्लो मॉडल। सोचो कि एक कॉपर वायर एक लंबा सा हाईवे है और उसके अंदर जो करंट बह रहा है वो उसी हाईवे पर एक लाइन में चलती हुई गाड़ियों का ट्रैफिक है। ठीक है। वायर एक हाईवे है और उसके अंदर बहते इलेक्ट्रॉन्स, गाड़ियों का ट्रैफिक। समझ गया। अच्छा, तो सोचो, जब हाईवे पर ट्रैफिक बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में जाता है तो उसके आजू बाजू साइड में हवा का एक घोल सा बन जाता है, एक वेग क्रिएट होता है ना। ये हवा का असर ट्रैफिक के फ्लो के परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल वैसे ही जब वायर रूपी हाईवे पर करंट का ट्रैफिक चलता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का वेग या कह लो वर्लपुल बन जाता है, जो वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूमता है। अच्छा, तो जैसे जितना तेज ट्रैफिक उतना स्ट्रांग हवा का प्रेशर फील होगा, क्या वैसे ही जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? बिल्कुल सही पकड़ा। जितना ज्यादा करंट यानी पर सेकंड जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का वर्लपूल बनेगा। अब इसकी एक मेंटल इमेज बनाओ। इमेजिन करो कि एक कॉपर वायर के अंदर लाखों छोटे छोटे ब्लू इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनके चारों तरफ इनविजिबल रेड कलर के सर्कल्स बन रहे हैं जो उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही रेड सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक वायर के अंदर ब्लू डॉट्स का एक रिवर फ्लो कर रहा है और उस रिवर के चारों तरफ रेड कलर के वॉलपूल्स बन रहे हैं। हाँ, ये क्लियर है। परफेक्ट। अब जब कॉन्सेप्ट का आइडिया लग गया है तो चलो देखते हैं कि NCERT इस डिस्कवरी के बारे में फॉर्मली क्या कहता है। जरा सेक्शन 4.1 से ओर्स्टेड का कंक्लूजन पढ़ना। जी, इसमें लिखा है, Oersted concluded that moving charges or currents produce a magnetic field in the surrounding space. देखा,
वही बात जो हमने एनर्जी से समझी। इसका मतलब साफ है, मैग्नेटिज्म का जो असली सोर्स है वो मूविंग चार्ज ही है। ये डिस्कवरी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1820 में एक्चुअली गलती से की थी, और उस वक्त के लिए ये बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी बात थी। गलती से? हाँ, एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उनसे गलती से करंट ऑन रह गया और पास रखी कंपास की नीडल हिल गई। और रेवोल्यूशनरी इसलिए था क्योंकि 1820 से पहले पूरी दुनिया, मतलब सारे साइंटिस्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो बिल्कुल अलग अनरिलेटेड फोर्सेस मानते थे। एक तरफ बिजली थी, दूसरी तरफ चुंबक। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनका आपस में कोई रिश्ता हो सकता है। ऑर्स्टेड ने अनजाने में इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बना दिया था। ये तो काफी बड़ी बात है। तो उन्होंने नीडल की मूवमेंट से क्या कंक्लूड किया? उन्होंने नोटिस किया कि नीडल हमेशा वायर के परपेंडिकुलर रहती है और वायर के अराउंड बने एक इमेजिनरी सर्कल के टेंजेंशियल अलाइन होती है। इससे ये साबित हुआ कि फील्ड सीधा वायर से दूर नहीं जा रहा, बल्कि वायर के चारों तरफ घूम रहा है, बिल्कुल हमारी एनालॉजी के व्हर्लपूल की तरह। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. अब इस कॉन्सेप्ट को पिछले यूनिट से जोड़ते हैं। यूनिट 1 और 2 में हमने रुके हुए चार्जेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब यूनिट 4 में हम देख रहे हैं कि जब वही चार्जेस मूव करते हैं तो एकदम नया इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक चार्जेस की कहानी थी और अब हम मूविंग चार्जेस की कहानी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर है, एक ऐसी मिसकंसेप्शन जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज करते हैं। उन्हें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो बिल्कुल अलग-अलग फोर्सेस हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल है। बचपन से हम एक तरफ बैटरी और बल्ब से खेलते हैं और दूसरी तरफ वो फ्रिज पे चिपकाने वाले मैग्नेट से। दोनों बिल्कुल अलग ही लगते हैं। इनका कनेक्शन इतना ऑब्वियस नहीं है। राइट। और ये कंफ्यूजन हिस्टोरिकली भी था, लेकिन करेक्ट आइडिया ये है, ये एक ही फोर्स के दो अलग-अलग चेहरे हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जब चार्ज रुका हुआ है तो हमें सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक चेहरा दिखता है। जब वही चार्ज मूव करने लगता है तो उसका मैग्नेटिक चेहरा भी सामने आ जाता है। इसमें एक डाउट है। जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, जैसे कंपास की नीडल या जो हम स्पीकर्स में यूज करते हैं, वहां तो कोई बैटरी या वायर नहीं लगी होती, वहां तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? वहां मूविंग चार्ज कहां से आया? बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। एग्जाम में ये डाउट बहुत स्टूडेंट्स को आता है। देखो, वहां भी सोर्स मूविंग चार्ज ही है, लेकिन वो करंट वायर वाला नहीं, बल्कि एटॉमिक लेवल का है। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। ये भी तो एक मूविंग चार्ज है, एक छोटा सा करंट लूप। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस पर स्पिन भी करते हैं। ये स्पिन भी एक तरह से मूविंग चार्ज है। ज्यादातर मटेरियल्स में ये सारे इफेक्ट्स कैंसल आउट हो जाते हैं, लेकिन आयरन जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स में ये सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और एक ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर मूविंग चार्ज पर ही आती है। अच्छा, अब पूरी तरह क्लियर हुआ। तो चाहे वो वायर में बहता हुआ करंट हो या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन और ऑर्बिट, मैग्नेटिक फील्ड का फंडामेंटल सोर्स हमेशा मूविंग चार्ज ही है। तो सही स्टेटमेंट ये हुआ, स्टैटिक चार्ज से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। बिल्कुल सही। इस एक लाइन को हमेशा याद रखो, स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरे चैप्टर का मतलब फाउंडेशन है। ठीक है, ये पॉइंट अब बिल्कुल क्लियर है। ग्रेट। अब हमने ये तो समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो सर्कुलर होता है, लेकिन उस सर्कल की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसके लिए एक सुपर सिंपल टूल है जो हमेशा काम आएगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये डायरेक्शन के लिए है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। इसके लिए अपना राइट हैंड यानी सीधा हाथ उसे यूज करना है। इमेजिन करो कि वायर को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब अपने अंगूठे को यानी थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। मान लो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर। अब अपनी बाकी उंगलियों को, फिंगर्स को घुमाना है, जैसे मुट्ठी बंद कर रहे हो।
फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वायर के चारों तरफ घूमती हुई। ओके, मैं करके देख रहा हूँ। अगर थंब ऊपर है तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, और अगर मैं करंट को नीचे मानूं और थंब को नीचे करूं तो फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ईजी है। और इसको हम अपनी एनोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं। इसे ऐसे याद रखो, जहां चार्ज का ट्रैफिक वहां मैग्नेटिक फील्ड का व्हर्लपूल। बस ये इमेज दिमाग में रखो। अंगूठा ट्रैफिक की डायरेक्शन दिखा रहा है और घूमती हुई उंगलियां उस व्हर्लपूल की डायरेक्शन। इससे डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगी। जहां चार्ज का ट्रैफिक वहां मैग्नेटिक फील्ड का व्हर्लपूल। ये एनालॉजी के साथ बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। अब ये हमेशा याद रहेगा। एक्सीलेंट। तो इस पूरे इंट्रोडक्शन को जो हमने डिटेल में समझा है 3 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ये 3 पॉइंट्स एग्जाम में आंसर लिखने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, 3 समरी पॉइंट्स। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड्स का एक ही फंडामेंटल सोर्स है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, चाहे वो वायर में करंट के रूप में हो या एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के रूप में। ओके, सोर्स इज ऑलवेज अ मूविंग चार्ज। गॉट इट। नंबर 2, अगर चार्ज रुका हुआ है यानी स्टैटिक है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। मैग्नेटिज्म को देखने के लिए चार्ज का चलना जरूरी है। समझ गया। स्टैटिक चार्ज मींस जीरो मैग्नेटिक फील्ड। और नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2 अलग-अलग फोर्सेस नहीं हैं। ये एक ही फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 2 अलग-अलग एस्पेक्ट्स या चेहरे हैं। हमें कौन सा चेहरा दिखेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम चार्ज को रेस्ट में देख रहे हैं या मोशन में। ठीक है, वन सिंगल फोर्स, 2 डिफरेंट फेसेस। पूरा कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर है। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? Yes, profsam.com. See you in the next one.